प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आप केबीएस हो, एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी, पीजीटी, चाहे आप जेएसएससी हो, बिहार का हो, कोई भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी एग्जाम पॉइंट में से आपके एग्जाम के प्रश्न डायरेक्ट मिल जाते हैं। बस एग्जाम पॉइंट को आपको स्थिरता से पढ़ना है और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। आज हम लोग जिस क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस क्लास का नाम है फिशेज वर्ग, यानी मत्स्य वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मछलियों के बारे में आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्डेटा के बारे में पढ़ा था, आज मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 5 है, जो कार्डेटा में ही ये आ गया था 25 में, तो इसी के क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। संघ कार्डेटा के 4 उपसंघों में बांटा गया है। संघ कार्डेटा की अगर बात करें तो इसके 4 उपसंघ बनाए गए हैं: हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, 4 बना दिए गए। कहीं कहीं के हेमिकार्डेटा को अलग कर दिया, लेकिन अभी हम लोग किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? आर्यल कोटपाल में जो दिया गया उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि 4 जो है उपसंघों में बांटा गया है। कौन कौन सा? हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। अगर आप उसको देखेंगे, एनसीईआरटी में हेमिकार्डेट को अलग कर दिया, फिर कार्डेटा दिया है, उसके बाद आपको कार्डेटा में फिर सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा दिया है। बहरहाल हम लोग इसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से दिया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है कुछ। ठीक है, वर्टिब्रेटा उपसंघ के 2 ग्रुप होते हैं, एक नेथा। वर्टिब्रेटा में आप कितने ग्रुप बना देते हैं? 2, एक नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। याद होगा आपको क्लासिफिकेशन। एक नेथा समूह के वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहले वर्टिब्रेट थे। कह रहा है कि एक नेथा समूह के वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्मी जो हैं, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेकोडर्मी सबसे पहले वर्टिब्रेट थे। आपसे पूछा जाए पहले वर्टिब्रेट का नाम क्या है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास के जो मेंबर हैं वो पहले वर्टिब्रेट माने जाते हैं। क्लास और ऑस्ट्रेकोडर्मी का जो मेंबर है वो पहला वर्टिब्रेट माना जाता है, माने जाते थे। परंतु अभी क्या हो गए? विलुप्त हो चुके हैं, तो अब ये पाए नहीं जाते हैं, यानी इंस्टिंक्ट हैं, विलुप्त हैं। याद रहेगा, भूलना नहीं है कि हमने कहा कि एक नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा 2 उपसंघों में बांटा गया, ग्रुप में बांटा गया इन्हें। एक नेथा का जो समूह है, वर्ग यानी क्लास जो है, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी में ही सबसे पहले वर्टिब्रेट पाए गए थे, जो कि अब क्या हैं? विलुप्त हो गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अगला है हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा संघ कार्डेटा के उपसंघ है। क्या अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी वाली पॉइंट आ गई। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा संघ कार्डेटा के उपसंघ है, जिनके जीवन काल में, अब देखिए अगर कार्डेटा है तो जीवन काल में क्या क्या पाना चाहिए? कभी ना कभी नोटोकार्ड विकसित होता है। हेमिकार्डेटा में एक एक का देखिएगा, हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड छोटा तथा शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। देखिए, मैं एग्जाम पॉइंट की विशेषता बार बार आपसे बताता हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं। एग्जाम पॉइंट की विशेषता है कि एक एक लाइन में आपके 4-4, 5-5 प्रश्न समाहित हैं। कहने के लिए तो एग्जाम पॉइंट बहुत छोटी है। आपके 25 से 30 जूलॉजी के मिलेंगे, 30 से 35 आपकी बॉटनी की मिलेगी, लेकिन ये जो आपके मिलेंगे 30-35, ये 30-35 में एक एक में 5-5 प्रश्न, 6-6 प्रश्न हैं। और ये मान चलिए कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ध्यान से करेंगे, और एक में 50 है, यानी एक 30 गुणे 50, तो पहले 1500 तो यही हो गए। ठीक है, और 1500 में एक एक में 2-2, 3-3 प्रश्न है, तो मान के चलिए कम से कम आपके 4000 से 5000 प्रश्नों को समाहित किया गया है। और एग्जाम पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल की तरफ से दी जाती है 99 रुपीज में। प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाते हैं 99 रुपीज में। तो आपको जो चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सअप करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया और आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड छोटा और शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती। कह रहा है कि यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड सिर्फ और सिर्फ लार्वा प्रावस्था में पाई जाती है, तथा सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड जीवन पर्यंत बना रहता है। तीनों का हो गया। हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड कब पाया जाता है? नोटोकार्ड छोटा और शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है।
सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड जीवन पर्यंत बना रहता है। कशेरुकी प्राणियों में भ्रूणी विकास के समय यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय नोटोकार्ड मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि उपास्थि और अस्थि का बना होता है। उपास्थि और अस्थि का बना हो सकता है। इसके अतिरिक्त इन जंतुओं में अंतःकंकाल उपास्थि या अस्थि का या दोनों से मिलकर के बना होता है। इतनी बड़ी पॉइंट में आपके 6 से 7 प्रश्न समाहित हैं। अब आपको इन्हें फिल्टर है, याद करना है, पढ़ना है। अब कैसे आप याद करेंगे, नोट कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, उसे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहां से अवश्य मिलना है। अगला प्रश्न आपका, साइक्लोस्टोमेटा कशेरुकी जंतुओं का एक समूह है। साइक्लोस्टोमेटा कशेरुकी जंतुओं का एक समूह है जिसके सदस्यों का मुख गोलाकार, कह रहा कि एक समूह है और इसके सदस्यों का जो मुख होता है वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, चूसकी प्रकार का होता है यानी सक करते हैं, और जबड़ा रहित होता है, लेकिन इसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है, जबड़ा रहित होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, जबड़ा रहित होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये चूसक मुख में बड़ी मछलियों चिपक जाती हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। ये बड़ी मछलियों से चिपक जाते हैं और वहीं से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये बाह्य परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी होता है, जो बाहर शरीर से बाहर रहता है लेकिन अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी जीव से चिपक जाते हैं या उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं के रूप में व्यवहार करते हैं। इनका शरीर दीर्घित मतलब बड़ा होता है, दीर्घित एवं 6 से 15 क्लोम छिद्र युक्त होता है। कह रहा बड़े होते हैं और 6 से 15 क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर पर सल्कों या युक्त पंखों का अभाव पाया जाता है, ना तो सल्क पाए जाते हैं ऊपर यानी स्केल नहीं पाई जाती है, और इनके ऊपर फिन यानी पंख फीदर भी नहीं पाए जाते हैं। अगला, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कुछ लार्वा भक्षी मछलियों को जलाशयों में प्रयोग किया जाता है। देखिए मलेरिया का जो मेन सिम्टम है वो मलेरिया किससे होता है, तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, तो वो करती है फीमेल एनाफ्लिज, और फीमेल एनाफ्लिज अपने अंडे कहाँ देती है, पानी में। तो अब ये है कि अगर हम पानी में ऐसी मछलियों को डाल दें जो मछलियां क्या काम करें, उनके अंडों को खा जाएं, यानी लार्वा को खा जाएं, उनके अंडे को खा जाएं, तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जो है मच्छर पैदा नहीं होंगे, और जब मच्छर नहीं पैदा होंगे तो मलेरिया का उन्मूलन किया जा सकता है। इसी के तर्ज पे तो आपके दिल्ली के गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया था ना कि हर रविवार 10 बजे 10 मिनट हमें अपने घर की सफाई करनी है। जो लान में कूलर है या जो पौधे हैं, पॉट्स हैं, उनके जो गमले हैं उसमें जो पानी उसे चेंज कर देना है। ये सब प्रचार में था वहाँ पे। तो कहने का अर्थ है तो, लेकिन इसके लिए हम तालाबों में क्या करेंगे, तालाब का पानी तो निकाल नहीं सकते, तो तालाबों में हमें क्या करना, तालाबों के लिए हमने बताया गया कि भैया देखो हम एक कुछ मछलियाँ पालेंगे जो मछलियाँ सरफेस फीडर होंगी, यानी सरफेस पे आकर के भोजन को करेंगी। तो इससे क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन पानी पे बनता है वो नहीं बनेगा। पहला फायदा तो उससे अंडे डूब जाएंगे। दूसरा, ये अंडों को खा जाती है, इन्हें पसंद आता है। तो नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कहेंगे पोइसीलिया रेटिकुलेटा, गम्बुसिया, ये गम्बुसिया बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाना गम्बुसिया कैसी मछली, तो आप कहेंगे ये लार्वा खाने वाली मछली है या एक फीडर है और जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। आदि लार्वा भक्षी मछलियों के अंतर्गत आते हैं। आगे आ जाते हैं। कह रहा है कि सिर्फ स्केलियोडान या डॉगफिश, स्केलियोडान का जो कॉमन नेम है उसे डॉगफिश भी कहा जाता है, कि लाल रक्त कणिकाएं अंडाकार होती हैं। इनकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, अंडाकार होती है। इनमें केंद्रक तथा आयरन का एक यौगिक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कह रहा है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। हम लोगों की आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन स्केलियोडान यानी डॉगफिश की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इसमें आयरन के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आगे आ जाते हैं। इलेस्मोब्रेंकाई मछलियों में थाइमस एवं पैराथायराइड ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इलेस्मोब्रेंकाई जो मछलियां होती हैं इसमें थाइमस ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं, अनुपस्थित होती है। इसका कारण क्या है, आगे देखिए। इनमें थायराइड ग्रंथ ऊतकों में एक लेसदार समूह
के रूप में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथ तो नहीं पाई जाती, लेकिन लेसेदार कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जो थायराइड ग्रंथ जैसा काम करती हैं। प्लेक्वाइड स्केल, जो प्लेक्वाइड स्केल होती है इलेस्मोब्रेंकाई मछलियों में पाई जाती हैं। प्रत्येक प्लेक्वाइड स्केल में एक पश्चदृष्ट स्पाइन पाए जाते हैं जो कि डर्मिस में धंसे हुए बेसल प्लेट से उत्पन्न होते हैं। डर्मिस में धंसे हुए बेसल प्लेट से उत्पन्न होते हैं। स्केलियोडॉन को डॉगफिश भी कहा जाता है। स्केलियोडॉन को डॉगफिश भी कहा जाता है। यह मत्स्य वर्ग का कार्टिलेजिनस मछली है। कह रहा है स्केलियोडॉन को डॉगफिश भी कहा जाता है। यह मत्स्य वर्ग का कार्टिलेजिनस मछली है। यह एनाथोस्टोमेटा समूह के अंतर्गत आता है। इसका पूरा कंकाल उपास्थ का बना होता है और एक सेकंड रुक जाइए बस। और एक कैसे होते हैं, उपास्थ के बने होते हैं। इनका पूरा कंकाल उपास्थ का बना होता है और एक पिंडज अर्थात बाईपिरस होते हैं, यानी बेबी। आगे बढ़िए। स्केलियोडॉन की आंत में, आगे देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्केलियोडॉन की आंत में स्क्रॉल वाल्व या स्पाइरल वाल्व पाया जाता है जो वामावर्त घूमी हुई संरचना होती है। यह केंचुए में पाई जाने वाली टेफ्लोसाल की भांति अवशोषण के लिए अंतः क्षेत्र का बढ़ावा करती है। स्केलियोडॉन की कपाली तंत्रिका तंत्र में 10 जोड़ियां पाई जाती हैं। कपाली तंत्रिका तंत्र यानी कितनी पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स 10 जोड़ी पाई जाती हैं। नाम क्या है याद रख लीजिए, ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, 2 हो गई। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं 10 होती हैं। ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक हो गई, उसके बाद ऑक्लोमोटर हो गई, ट्रेक्युलर हो गई, उसके बाद ट्राइजेमिनल हो गया, एब्ड्यूसेंस नर्व हो गई, फेशियल नर्व हो गई, ऑडिटरी नर्व हो गई। उसके बाद आगे आ जाएंगे, ऑडिटरी के बाद जो है यहाँ पे ग्लाइसिफेरेंजियल नर्व हो गई और वेगस नर्व हो गई। ये 10 जोड़ी नर्व पाई जाती हैं, यानी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। कपाली तंत्रिका तंत्र परिधि तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है। कपाली तंत्र का जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। हिप्पोकैम्पस मछलियों में मादा अंडों को नर के उदर पर स्थित थैली में स्थानांतरित कर देती हैं। हिप्पोकैम्पस की जो मछलियां होती हैं, हिप्पोकैम्पस मछलियां जिसे आप घोड़ा कहते हैं, समुद्री घोड़ा कहते हैं, मछलियों में मादा अंडों को नर के उदर में स्थित थैली में स्थानांतरित कर देती हैं। नर उन्हें अंडजापत्ति ठीक तक, अंडाज उत्पत्ति मतलब अंड से उत्पन्न होने तक अपने पास रखता है। यह नर में पैतृक संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस या पैम्पस अर्जेंटियस का सामान्यतः भारतीय पॉम्फ्रेट कहते हैं। स्ट्रोमेटियस अर्जेंटियस तथा पैम्पस अर्जेंटियस को सामान्यतः भारतीय पॉम्फ्रेट कहा जाता है। यह समुद्री जल में पाई जाने वाली एक खाद्य मछलियां होती हैं। गैनोइड स्केल मोटे समचतुर्भुजवत या हीरे की प्लेट जैसी होती हैं। ये एक दूसरे से अगल बगल टाइल्स जैसे जुड़े होते हैं। ए लेप्डोस्टियस एसी पेंसर आदि मछलियों में पाए जाते हैं। जब मछलियां अंड जनन के लिए अथवा अंडे देने के लिए ताजे जल अर्थात असमुद्रिक जल से खारे जल, कह रहा जब मछलियां, ध्यान से देखिएगा, जब मछलियां अंड जनन के लिए अथवा अंडे देने के लिए ताजे जल अर्थात असामुद्रिक जल से खारे जल अर्थात सामुद्रिक जल में जाती हैं तो उनमें इस गमन को क्या कहते हैं, तो उनमें इस प्रकार का जो गमन होता है उस गमन को हम लोग कहते हैं समुद्राभिगामी प्रवसन कहते हैं। उदाहरण है बॉम है, एंगुलिया है और कौन है, एंगुला है, और ये दोनों मछलियां हैं। इसके विपरीत गमन अर्थात समुद्री जल से असमुद्रिक जल में समुद्रापगामी प्रवसन कहलाता है, जैसे कि सैल्मन है, हिल्सा है, स्टर्जन है आदि। मछलियों के प्रजनन के उद्देश्य से अलवणी जल यानी समुद्री जल की तरफ विचरण को समुद्राभिगामी या कैटाड्रॉमस क्या कहते हैं, एक मिनट,
कैरक समुद्राभिगामी या कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, जबकि समुद्री जल से लवणीय जल की तरफ जाने को क्या कहते हैं, समुद्राभिगामी या एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। जब इस विचरण बिना प्रजनन के प्रयोजन से होता तो इसे एम्फीड्रोमस। कैरक अगर इसका प्रजनन का कोई मतलब नहीं, ऐसे घूम रहे हैं, तो एम्फीड्रोमस नाम से जाना जाता है। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस मत्स्य वर्ग का प्राणी है। इसे अश्वमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 1.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। स्केलियोडॉन एक समुद्री कार्टिलेजिनस मछली है, जिसे डॉगफिश या भारतीय शार्क भी कहते हैं। इसे एम्पुली ऑफ लॉरेंजी ताप या ऊष्मा के हल्के से बदलाव के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। कुछ मछलियों में पाया जाने वाला एम्पुली ऑफ लॉरेंजी एक प्रकार का थर्मोरिसेप्टर होता है, जिससे मछलियां जल में होने वाले तापमान परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त करती हैं। एक्जोसीटस को उड़ने वाली मछली कहा जाता है। यह अटलांटिक एवं हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी शरीर लंबी और साइक्लॉइड स्केल से ढकी रहती है। इसमें पेक्टोरल फिन्स इत्यादि अत्यधिक विस्तारित हो जाते हैं, जिससे इसके उड़ने में सहायता मिलती है। अधिकांश मछलियां कुछ अपवादों को छोड़कर गिलों द्वारा श्वसन लेती हैं। मछलियों में गिल ऐसी संरचना होती है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। गिल दरारें बाल सदृश रोमों से युक्त होती हैं, जो पानी में तो तैरती अवस्था में खुले रहते हैं, लेकिन जल में मछली की तरह मछली को बाहर लाने में ये आपस में ठीक उसी प्रकार चिपक जाते हैं जैसे कि शेविंग ब्रश में बाल, जिसके कारण ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय बाधित हो जाता है और ये दम घुटने की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। मछलियों में मोनोजेनियन बाह्य परजीवी उनके क्लोमों पर पाए जाते हैं। उदाहरण डिप्लोजुआन इंडिकम बाह्य परजीवी मीठे पानी की मछली बारबस सेवना में के क्लोम में लगी रहती हैं। डिप्लोजुआन प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ का मोनोजेनेटिक फ्लूक है। इसका जीवन चक्र केवल एक पोषक पर पूरा होता है, इसलिए इसे मोनोजेनिया कहते हैं। क्रेटिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो सरीसृप, पक्षी और स्तनी के अधिचर में पाई जाती है। यह मछलियों के अधिचर में नहीं पाई जाती। ध्यातव्य है कि चिड़ियों के पंख, नाखून, चोंच, बाल, मानव के बाल, पशुओं की सींग, खुर आदि क्रेटिन प्रोटीन की बनी होती है। स्केलियोडॉन एक कार्टिलेजिनस मछली है। इसका अंतःकंकाल पूर्णतः कार्टिलेज का बना होता है। इसका क्रियाशील वृक्क ओफिस्थोनेफ्रिक होता है। टेलियोस्ट मछलियों में क्लोम के अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आइसोसाइट्स या क्लोराइड्स कोशिका कहा जाता है। यह मछलियों के शरीर में सामान्यतः परासरण दाब, आयन सांद्रता तथा अम्ल भस्म क्षार स्तर को बनाए रखने में योगदान करता है। ऐसी मछलियां जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचरण नहीं होता, उन्हें पुनरा और शोषण एवं स्रावी भाग भी एक दूसरे के सुस्पष्ट रूप से पृथक नहीं होते, उन्हें पैराफाइसोक्विस्ट कहते हैं। जिनमें ये दोनों भाग सुस्पष्ट रूप से पृथक होते हैं, उन्हें यूफाइसोक्लिस्ट कहते हैं। अपनी अधिक आक्रामकता के कारण चर्चित स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली ब्लैगोअट्टू मुख्यतः बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। इसके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते। टेट्राओडॉन कटकुटिया खाने योग्य मछली नहीं होती है। यह रंगहीन अलंकृत मछली है जो एक्वेरियम की शोभा बढ़ाती है तथा बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और श्रीलंका की नदियों में पाई जाती है। श्वसन क्रिया में विभिन्न संरचनाओं के उपयोग के आधार पर इसे विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसे त्वचीय श्वसन, फुफ्फुस श्वसन, ब्रांकियल श्वसन आदि। त्वचीय श्वसन त्वचा के माध्यम से, फुफ्फुसी श्वसन फेफड़े के माध्यम से, जबकि ब्रैंकियल श्वसन गलफड़ों के माध्यम से अर्थात गिल के माध्यम से होता है। मछली
तथा इक्थियोफिश में ब्रैंकियल श्वसन पाया जाता है। कल मैंने इसका प्रश्न भी आपको करवाया था। कल मैंने आपको इसका प्रश्न भी करवाया था, याद होगा आपको प्रैक्टिस पेपर में। फुफ्फुस मछलियों में फुफ्फुस मछलियों के समूह में 3 वंश प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेंटोटस तथा लेप्टोसिरोनेट आते हैं। सार्डिनेला फुफ्फुस मछलियों के समूह में नहीं आता है। तो ये था आपका एग्जाम पॉइंट नंबर, आपका जो भी होगा क्रम में 10वां होगा, शायद 10वां या 11वां होगा। तो आज हम लोग मत्स्य के बारे में चर्चा किए। कैसा लगा आपको? अभी भी आपके पास वक्त है, आप इसका PDF मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।